जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश नायक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में डिटेल में के अंदर। आज हम क्लास 12th का जो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें दो बुक्स चलती है। एक का नाम है एक का नाम है फ्लेमिंगो और एक का नाम है विस्तास। तो जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, उसको हम आज डिटेल में के अंदर कवर करेंगे। पूरे चैप्टर की समरी मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट है तो दोनों पार्ट की समरी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम जरूर जान लीजिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो चैप्टर होते हैं चैप्टर के होते हैं ऑथर, ठीक है। और जो पोएम्स होती है, जो मतलब कहानियां होती है, तो उनके होते हैं ऑथर। और जो पोएम्स होती है, जो कविताएं होती है, उनके कौन होते हैं? पोइट या फिर पोइट्रेस। यदि मेल है तो पोइट, यदि फीमेल है तो पोइट्रेस, ठीक है। तो ये तो एक कहानी है, तो इसके क्या होंगे? ऑथर होंगे। तो ऑथर कौन है? अनीस जंग, ठीक है। आप लोग स्पेलिंग देख सकते हैं स्क्रीन पे। अनीस जंग ऑथर है कौन से चैप्टर के? लॉस्ट स्प्रिंग के। इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट है। तो सबसे पहले अपन पहले वाले पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद में सेकंड वाले पार्ट को कवर करेंगे। दोनों पार्ट की समरी मैं आपको इसी सिंगल वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और सामने स्क्रीन में मैंने जो है एनसीईआरटी की फोटोज लगा रखी है। तो जिन लोगों के पास में बुक्स है अच्छी बात है, और जिनके पास में बुक्स नहीं है तो देख सकते हैं सामने एनसीईआरटी की फोटोज है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से पूरी कहानी का सार जो है वो समझ में आ जाए। और जिनके पास में किताब नहीं है वो यहाँ से रीड कर सकते हैं, बट आई रेकमेंड कि आप लोग एनसीईआरटी खरीद लीजिए, ठीक है। ज़्यादा आप स्क्रीन में देखेंगे सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्क्रीन में देखेंगे तो इससे आपके आई साइट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें आई साइट के ऊपर ही बात आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग फर्स्ट पार्ट। ऑथर का नाम क्या है? अनीस जंग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो नैरेटर होता है, नैरेटर एक फीमेल होती है, वो एक बच्चे को देखती है। उस बच्चे का नाम होता है साहेब, ठीक है। अब वो साहेब क्या करता रहता है? साहेब काफी टाइम से, मतलब उसको जो है नैरेटर काफी दिनों से देखती है। और साहेब जो है, जो होता है ना कचरा साफ करने का काम, या कचरे में से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें निकालने का काम, ये काम करता है साहेब। साहेब एक बच्चा है और हमारी नैरेटर एक फीमेल है, ठीक है। तो वो साहेब से पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो? तो साहेब ये कहता है कि मेरे पास और कुछ काम नहीं है, और इस काम में जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि कचरे में उथल पुथल करना, और कचरे में से कुछ मतलब कुछ भी खिलौने मिल जाए या कुछ भी चीज़, सिक्के मिल जाना, कुछ भी जो भी बच्चों को पसंद आता है तो वो कचरे में से प्राप्त करना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये सुन के नैरेटर को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है कि बच्चा है और इसकी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, खेल कूद करने की है, और अभी से ये सारे काम कर रहा है। तो फिर वो नैरेटर उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहिब यहाँ पर बोलता है कि मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि उन्होंने अभी स्कूल नहीं बनवाया। किन्होंने? उन्होंने से क्या तात्पर्य है? उन्होंने से तात्पर्य है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक यहाँ पर स्कूल नहीं बनाया, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ में हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता है, कई सारे वादे होते हैं, सबसे ज़्यादा वादे उन्हीं के साथ होते हैं, और सबसे ज़्यादा वादे उन्हीं से ही तोड़े जाते हैं, ठीक है। तो स्कूलों के वादे, शिक्षा के वादे, चिकित्सा हॉस्पिटल्स के वादे, रोड फैसिलिटीज़, वाटर प्योरीफाइंग, ठीक है, फूड, इन सब के वादे होते हैं, हर रोज़ होते हैं और हर रोज़ तोड़े जाते हैं। तो जो हमारी नैरेटर है वो साहिब से पूछती है कि अच्छा, यदि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे? तो साहिब बहुत ही पूरे जोशीले और पूरे मोटिवेशन के साथ में कहता है कि हाँ, यदि आप स्कूल बनाओगे तो उसमें मैं ज़रूर आऊँगा। अब साहिब अपने बारे में थोड़ा बहुत बताता है। क्या बताता है? कि मेरा नाम साहिब है और
साहेब का मतलब क्या होता है? साहेब का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन जैसी उसकी कंडीशन है कि भाई वो कचरा साफ कर रहा है, कचरे में से कुछ चीज़ें निकाल रहा है, तो ये तो फिर वो लॉर्ड तो नहीं हो पाया यूनिवर्स का। जिस हिसाब से उसका नाम है साहेब, और साहेब का इंग्लिश में मीनिंग देखें तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है, यानी पूरे ब्रह्मांड का मालिक। तो जिस प्रकार का वो काम कर रहा है उस हिसाब से तो उसका नाम उस पर सूट नहीं कर रहा। और साहेब नैरेटर को ये भी बताता है कि पहले मैं जो है ढाका में रहता था। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, ठीक है? वहां पर मैं रहता था, और अब मैं रहता हूँ कहाँ पर? दिल्ली में। अब दिल्ली में क्यों रहता है? क्योंकि साहेब ने अपनी मम्मी से सुना है। क्या सुना है? कि जब वो लोग बांग्लादेश में रहते थे, ढाका में रहते थे, तब वहां पर उनके बड़े बड़े खेत थे, ठीक है, फार्म्स, जो जहाँ पे फार्मिंग होती है, जहाँ पे खेती होती है, तो बड़े बड़े वहाँ पे खेत थे। लेकिन वहाँ पर क्या आ गए? स्टॉर्म्स आ गए, यानी कि नेचुरल क्लेमिटीज वहाँ पर आ गई। इस कारण से उनके जो खेत थे, उनके जो फार्म्स थे, वो क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। उनकी सारी क्रॉप्स वो खराब हो गई, इसलिए उनको इंडिया में आना पड़ा। अब इंडिया में वो कहाँ पर आके रह रहे? इंडिया में वो आकर रह रहे दिल्ली में। दिल्ली में भी मेन सिटी में नहीं, सेंट्रल दिल्ली में नहीं रह रहे। दिल्ली के एकदम जो बॉर्डरिंग इलाकेज होते हैं ना, उनमें से एक इलाका यहाँ पर बता रखा है सीमापुरी। वहाँ पर साहिब और साहिब की फैमिली रहती है, ठीक है? यानी कि एकदम आउटर, मेन सेंटर दिल्ली नहीं, एकदम दिल्ली के एकदम, है तो दिल्ली के अंदर ही, लेकिन एकदम दिल्ली के कोने वाला इलाका, ठीक है? वहाँ पर अब साहिब को नैरेटर देखती है, और देखती है कि उसके पैरों में जो है वो चप्पल नहीं है। और केवल साहिब के पैरों में चप्पल नहीं है, और साहिब अकेला नहीं है, साहिब के साथ हमेशा कुछ दोस्त भी उसके रहते हैं, 3 से 4 दोस्त, ठीक है? और सबकी उम्र एक टीनेज वाली है। तो नैरेटर पूछती है एक बच्चे से कि तुमने जो है चप्पल क्यों नहीं पहनी? वो बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी ने चप्पल उठा के अलमीरा में रख दी, ठीक है, जो घर की अलमारी होती है उस पे चप्पल मेरी रख दी, ठीक है? फिर उसी का एक दूसरा दोस्त बोलता है कि यदि इसकी मम्मी चप्पल इसको उतार के दे भी देती तो ये पहनता नहीं, ठीक है? फिर तीसरा दोस्त, मतलब साहब का जो तीसरा दोस्त है, वो ये कहता है कि मैं चप्पल इसलिए नहीं पहनता क्योंकि मुझे तो जूते पहनने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब अवस्था का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है? फिर यहाँ पर हमारा एक छोटा सा पार्ट आता है उदीपी का, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सीमापुरी के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स कौन होते हैं? जो कि कचरा उठाने वाले होते हैं, वो रहते हैं। अब इसी के, ये पहला पार्ट है, और इसी के अंदर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आता है। इसी का पार्ट है, पहले ही पार्ट चल रहा है, इसी के अंदर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आता है। उदीपी नामक एक जगह है इंडिया में, वहाँ का। वहाँ पर नैरेटर जाती है, और वहाँ पर नैरेटर के एक दोस्त होते हैं, और वो क्या काम करते हैं? वो होते हैं पुजारी, प्रेस्ट होते हैं, ठीक है? लेकिन वो हमेशा भगवान से दुआ करते हैं कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिले, ठीक है? काफी सालों बाद जब वो महिला उदीपी जाती है, तो उनके जो दोस्त थे, उनका तो इंतकाल हो चुका होता है, लेकिन उनकी जो आने वाली जनरेशन होती है, उस पुजारी की आने वाली जनरेशन, यानी कि उसका बेटा, आप समझ लो, ठीक है? तो वो क्या करता है, उसका एक बेटा आता है सामने से, नैरेटर के सामने से, स्कूल से आता है, और पूरी स्कूल यूनिफॉर्म उसकी होती है, पैरों में जूते होते हैं, और अपने जूतों को निकाल के फेंक देता है वो, ठीक है? पहले आता है अपने घर पे, शूज भी होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म भी होती है, और बैग को उतार के पटक देता है। जैसे बैग उतार के रख देते हैं ना, तो बैग को उतार के रख देता है, स्कूल बैग को, और जो शूज होते हैं उसको भी खोल देता है। यानी कि नैरेटर को अब ये बात समझ में आ गई कि जो प्रार्थना उसके दोस्त ने, जो पुजारी ने की थी, उसको तो वो मिल नहीं पाया, लेकिन उसके आने वाली जनरेशन को वो मिल गया। इस चीज़ की प्रार्थना की थी, शूज़ की, तो उसको नहीं मिल पाया, लेकिन उसके आने वाली जनरेशन को तो मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं, जो लाइफ है सीमापुरी के अंदर। सीमापुरी मैं आपको बता चुका हूँ, दिल्ली के एकदम कॉर्नर में, वहाँ का वर्णन नैरेटर करती है। तो नैरेटर बताती है कि वहाँ पे छोटे छोटे घर है, झोपड़ी टाइप, और वो भी कंक्रीट के नहीं है, झोपड़ी टाइप होते हैं ना, मड के, वो घर है। प्रॉपर सीवेज लाइंस नहीं है, नाले जो होते हैं, जो नालियाँ होती है, वो ओपन है, ठीक है?
अब ओपन है तो उसमें से हमेशा कंटिन्यूअसली स्मेल आती रहेगी, दिन रात सुबह शाम, ठीक है। और स्मेल आएगी, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन भी होगा, ठीक है। छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो इस प्रकार की लाइफ वहाँ पर सीमापुरी में लोग बाग वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पर जो है 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स रहते हैं। ये तो पुराना डेटा है, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स वहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? सीमापुरी के अंदर। और वहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई गरीब है, बहुत ज़्यादा काम धंधा नहीं है, सिर्फ एक ही काम वो लोग कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन से एक ही काम कर रहे हैं, वो है कचरा साफ करना या कचरे से रिलेटेड जो भी काम है, कचरे में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालना, बस यही वो लोग काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है नैरेटर एक महिला से पूछती है कि तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब आइडेंटिटी तो उनके पास नहीं होती कोई भी, क्योंकि वो तो रिफ्यूजी है, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। तो वहाँ पर वो जो महिला है वो रिप्लाई देती है नैरेटर को, क्या कि आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड। यानी कि आइडेंटिटी हो और फूड नहीं हो तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड। यानी कि हमारा कोई आधार कार्ड नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कम से कम खाना तो मिल पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या है, मतलब आइडेंटिटी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाना होना चाहिए, खाना हर रोज होना चाहिए, ठीक है। इससे फर्क पड़ता है। इसके बाद में जो है कुछ दिनों के बाद साहेब जो है वो नैरेटर को मिलता है, और नैरेटर देखती है कि उसके पैरों में टेनिस के शूज़ है। अब टेनिस के शूज़ वो तो खरीद नहीं सकता क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो टेनिस के शूज़, फिर साहिब रिप्लाई देता है क्या कि यहाँ पर एक टेनिस क्लब है, तो वहाँ का जो वॉचमैन है वो बहुत ही अच्छा है, जब कोई भी नहीं होता अंदर तो वो मुझे आने देता है। अब टेनिस तो दो लोगों का खेल है, तो टेनिस तो मैं नहीं खेल पाता, लेकिन वहाँ पे जो झूले लगे हुए हैं वो मैं क्या करता हूँ, झूल लेता हूँ। और ये जो शूज़ है ये किसी रिच बच्चे ने, किसी पैसे वाले बच्चे ने फेंक दिए होंगे, हालांकि उस शूज़ में एक होल है, एक छेद है, लेकिन साहेब जिसने कभी चप्पल भी नहीं पहनी उसको एक होल वाला शूज़ मिल रहा है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और वो झूला भी झूल पा रहा है टेनिस क्लब के अंदर, ठीक है। और उसके कुछ दिनों बाद फिर से साहेब मिलता है नैरेटर को कुछ दिनों के बाद, और नैरेटर उससे पूछती है, साहेब के हाथों में जो है एक बड़ी सी केतली होती है जिसके अंदर दूध आता है ना, तो बड़ा सा एक ड्रम होता है दूध का। तो नैरेटर उससे पूछती है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है और ये किसका है, ये क्या काम आता है, मतलब ये जो तुम काम कर रहे हो, तुम तो पहले ऐसा काम नहीं करते थे, तुम तो कचरा उठाने का काम करते थे, तो अभी ये कहाँ पर तुम लग गए, क्या तुमने कोई जॉब वॉब में लग गए या फिर तुम किसी के अंडर में काम कर रहे हो, ये क्या चीज़ है। तो साहब बोलते हैं कि ये दूध का ड्रम है, और ये पास ही जो है एक टी स्टॉल है, ठीक है, वहाँ पर मेरी अभी नौकरी है, मतलब वहाँ पर मैं काम करता हूँ, ठीक है। और मुझे दिन का 800 रुपये मिलते हैं। कितना? दिन का 800 रुपये मिलता है। साथ में साथ में मुझे जो है मील मिलती है, मील मतलब जो खाना पीना है वो भी मुझे मिल जाता है। तो नरेटर कहती फिर तो तुम खुशी से होने चाहिए, मतलब पहले तुम सिक्के ढूंढते थे कचरे में, अब तुमको 800 रुपये तो मिल रहे हैं, कम से कम 800 रुपये तुम्हें मिल रहे हैं, और ये खाना भी तुमको मिल रहा है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन साहेब क्या करता है, नीचे गर्दन कर लेता है, नीचे गर्दन कर लेता है। इसका तात्पर्य ये है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले साहेब कि कोई मतलब ऐसे कोई काम वाम नहीं करता था लेकिन फिर भी खुश था। अब काम मिल गया, खाना भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तो भी खुश नहीं है। पहले सिक्के ढूंढता था, अब 800 रुपये मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, तो भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं? नीचे गर्दन कर लिया इसका मतलब खुश नहीं है। तो क्यों खुश नहीं है? खुश इसलिए नहीं है क्योंकि पहले वो अपनी मन मर्जी कर सकता था, अब वो किसी के अंडर में एक कठपुतली बन के रह चुका है, इसलिए वो खुश नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं कहानी के सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारा था लोस्ट स्प्रिंग का पहला पार्ट। लोस्ट स्प्रिंग का देखिए मतलब ही ये होता है, स्प्रिंग मतलब क्या होता है, स्प्रिंग मतलब एक ऐसा सीजन जिसमें नए नए पेड़ पौधे आते हैं, हरियाली आती है। तो जो बचपन है
बचपन भी जो स्प्रिंग से कम थोड़ी ना है, लेकिन लोस्ट स्प्रिंग, लोस्ट मतलब खो गया। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, या फिर हम ये कहें कि मजबूरियों के चलते, अपना जो बचपन है, अपनी जो मतलब खुशियों का जो टाइम है जिसमें कोई टेंशन नहीं होती, उसमें ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेके या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मजबूरियों के चलते इन्होंने अपना बचपन खो दिया। ठीक है, ये चैप्टर का मतलब है, लोस्ट स्प्रिंग का क्या मतलब है। तो जिन लोगों को पहले समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कहानी के सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर वर्णन होगा किसका, फिरोजाबाद का। अभी अपन ने देखा सीमापुरी, सीमापुरी दिल्ली के कॉर्नर में। अब बात होगी फिरोजाबाद की। अब फिरोजाबाद में एक लड़का रहता है मुकेश। ठीक है, तो नैरेटर उसके पास भी जाती है और नैरेटर उससे जाके पूछती है, मतलब फिरोजाबाद में नैरेटर भ्रमण करती है और मुकेश से जाके पूछती है कि बेटा तुम्हारा क्या ड्रीम है। मुकेश कहता है कि मेरा ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनना। क्या बनना, मोटर मैकेनिक बनना। तो मोटर मैकेनिक बनने के लिए मुकेश बोलता है नैरेटर को कि मेरा ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनना। अब हालांकि उस इलाके में जितने भी लोग हैं, कहाँ पर, फिरोजाबाद में, वो सब क्या करते हैं, बैंगल्स बनाते हैं। जिन लोगों को बैंगल्स का मतलब नहीं पता, वो मैं बता दूं, बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ियाँ। ठीक है, इसलिए फिरोजाबाद को द वर्ल्ड ऑफ बेंगल्स भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कमी क्या है, अब आप बोलेंगे बेंगल्स है और बेंगल्स की डिमांड तो इंडिया में और इंडिया के बाहर हर जगह है, लेकिन बेंगल्स में यहाँ पर कमी क्या आ रही है, कमी ये आ रही है कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाइल्ड लेबर हो रहा है। अमाउंट कम हो या ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाइल्ड लेबर तो चाइल्ड लेबर है, गलत तो गलत ही है। तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चों को बचपन से ही ना कोई पढ़ाई ना कोई खेलकूद, सिर्फ और सिर्फ बेंगल्स इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, बेंगल्स बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए। ठीक है, अब इससे होता क्या है, जब घंटों घंटों, और बेंगल्स का काम जो है अंधेरे में होता है, और अंधेरे में ग्लास को पिघलाकर, शीशे को पिघलाकर ये काम होता है। तो पिघला हुआ शीशा यदि आपकी बॉडी पे गिर गया तो वहाँ से स्किन बर्न हो जाएगा, और बच्चों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा हजार्डस, बहुत ज़्यादा डेंजरस ये काम होता है। ऊपर से चाइल्ड लेबर इसमें हो रहा है, और अंधेरे में रोशनी भी चाहिए होती है। पूरा कमरा अंधेरा करेगा और जो ग्लास है पिघला हुआ वो ग्लो करेगा। तो अंधेरे में यदि आप कोई ग्लो वाली चीज़ देखते हैं तो आपकी आंखों पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे होते हैं उनकी आईसाइट बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, अब जो मुकेश है, मुकेश नैरेटर को कहता है कि आइए मैं आपको अपने घर पे लेके चलता हूँ, और मेरा घर जो है अभी अभी नया बना है। अब नया बना है मतलब, इसका मतलब आप लोग समझना ध्यान से। तो जो नैरेटर है वो मुकेश के साथ में मुकेश के घर पर जाती है। ठीक है, रास्ते में वो देखती है जैसी कंडीशन अपन ने सीमापुरी में देखी थी दिल्ली में, वैसी कंडीशन यहाँ पर अपन फिरोजाबाद में देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपने पशु पक्षियों के साथ में रहते हैं। ठीक है, अब पशु पक्षियों के साथ में रह रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल है, मतलब पशु पक्षियों की वजह से नहीं, मतलब जैसे जो नालियाँ होती है वो ओपन है, कवर्ड नहीं है। ठीक है, और ओपन है तो स्मेल बहुत ज़्यादा आएगी। इसके अलावा ओपन है, फिर इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो घर है वो कंक्रीट के नहीं है, ईंटों के नहीं है, पत्थर के नहीं है, वो घर जो है मड के बने हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्मेल, लोग जो अपने पशु पक्षियों के साथ में रह रहे हैं, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि पशु पक्षी बाहर रहे और लोग अंदर रहे, इतना स्पेस नहीं है। एक ही छोटा सा घर होता है, उसमें पशु पक्षी और अपनी एक फैमिली रहती है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, थोड़ा चैप्टर से अलग हटके, कि जो पुअर फैमिलीज हैं उनमें ये साइकोलॉजी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमारे बच्चे हो। बच्चे होने से तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा वो लोग कमाई करेंगे, अलग अलग बच्चा कमाई करेगा और ज़्यादा कमाई होगी तो ज़्यादा, मतलब अर्निंग ज़्यादा हो रही है तो फिर हम थोड़ा सा जो भी अपना सर्वाइवल है वो आराम से कर पाएंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास या जो रिच होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम 10 ना करके 10 का इन्वेस्टमेंट एक बच्चे पे लगाए या 2 बच्चों पे लगाए, तो उससे क्या होगा, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। उससे ये बेनिफिट मिलता है कि वो एक, मतलब ये मान लो कि
वो बच्चे कर रहे हैं शरीर से काम और ये कर रहा है दिमाग से काम, ठीक है। ये फ़र्क आ जाता है। वो 10 का इन्वेस्टमेंट एक पे डालते हैं, ये फ़र्क रहता है, ठीक है। अब जो मुकेश का घर यहाँ पर आ जाता है और मुकेश का जो घर है, मुकेश क्या बोलता है नैरेटर को कि अभी-अभी मेरा घर नया बना है, लेकिन देखने से लगता नहीं कि वो नया घर है, क्योंकि उसका घर भी बाकियों की तरह मड का है, दरवाज़ा वही हिलता-डुलता दरवाज़ा है, ठीक है, खिड़कियाँ हैं, टूटी-फूटी खिड़कियाँ हैं और छोटा-सा घर है झोपड़ी टाइप। लेकिन उसके घर में अभी थोड़ा बहुत काम हुआ था, इसलिए वो प्राउड से नैरेटर को कहता है क्या कि आप मेरे घर चलिए, मेरा घर अभी-अभी नया बना है, ठीक है। तो अपना जो गेट होता है, जो मेन गेट होता है, उसको लात मार के खोलता है। अब वहाँ पे नैरेटर जाती है और वहाँ पे नैरेटर देखती है एक महिला है, ठीक है, एक महिला है और वो उसको देख के जो है स्माइल करती है, दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और महिला जो है पानी गर्म कर रही है और साथ में पालक की पत्तियाँ पड़ी हुई है, यानी कि वो कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है। वो आखिरकार में वो होती कौन है? वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ होती है, ठीक है। तो इन मुकेश के घर पे कितने सदस्य हैं? एक तो मुकेश है, एक मुकेश का बड़ा भाई है, एक मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है और एक मुकेश के पिताजी है और एक मुकेश की जो मम्मी है, एक वो है। तो कुल मिला के इनके घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है। मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ और मुकेश के पिताजी और मुकेश की मम्मी, कुल मिला के इनके घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है। तो वो जो महिला है जो कुकिंग करती रहती है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ होती है। इतनी देर में क्या होता है, मुकेश का बड़ा भाई और मुकेश के जो पिताजी है वो एंट्री लेते हैं और ये मुकेश के जो बड़े भाई की जो वाइफ होती है वो अपने फेस के आगे क्या कर लेती है, पर्दा कर लेती है, यानी कि घूंघट लगा लेती है। जैसे कि ग्रामीण प्रथा बनी हुई है कि बड़े बुजुर्ग को देखकर महिला को घूंघट लगा लेना चाहिए। ये जो प्रथा है ये शास्त्रीय प्रथा नहीं है, यानी कि किसी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, ये फैक्ट है, ये संतों की वाणी में आपको बता रहा हूँ, किसी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये एक ग्रामीण प्रथा है, गाँव में चलने वाली प्रथा है, ठीक है। अब नैरेटर वहाँ से निकलती है और फिर एक बच्चे को देखती है, छोटी सी बच्ची होती है, उसका नाम होता है सविता, ठीक है। आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा, उसका नाम होता है सविता। अब सविता ने जो है पिंक कलर के कपड़े पहने होते हैं और उसके हाथ जो है वो मतलब चूड़ियाँ बनाती रहती है। चूड़ियों को बनाने के लिए पहले ग्लास जो होता है, जो शीशा होता है, उसको पिघलाना पड़ेगा और फिर उसको गोल आकार देना पड़ेगा। तो वो बहुत तेजी से ग्लास को पिघलाकर गोल आकार दे रही थी। उसको देखने से लग रहा था कि ये हाथ है या फिर इसकी मशीन है। और सविता ने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, टीनेज थी वो एक। नैरेटर ये सोचती है अपने मन में, उसको बोलती नहीं है, पर वो नैरेटर अपने मन में सोचती है कि इस बच्चे को अभी तक पता नहीं है कि ये जो काम कर रही है, यानी कि चूड़ियाँ बनाने का जो काम कर रही है, उसका क्या महत्व है। महत्व क्या है? महत्व ये है कि चूड़ियाँ कौन पहनता है? जो शादीशुदा महिलाएं होती है वो लोग चूड़ियाँ पहनती है। तो इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, ये तो अभी बहुत नाबालिग है। तो मतलब नैरेटर ये सोचती है कि ये जो काम कर रही है इसको उसका महत्व भी नहीं पता, ठीक है। और सविता फिर ये कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया ये काम करते हुए, नैरेटर को कहती है काफ़ी टाइम हो गया ये काम करते हुए और इतने सालों में कभी एक टाइम का भरपेट भोजन भी नहीं मिला, यानी कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये तो बहुत दूर की बात है, एक टाइम का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं हुआ, ठीक है। फिर जो है जो हमारी नैरेटर होती है वो सोचती है कि चलो अब हम थोड़े और जवान बच्चों से बातचीत करें। तो जवान बच्चों से जब वो बातचीत करती है मुकेश से, मुकेश के दोस्तों से, तब नैरेटर कहती है कि आप सब लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, आप सभी को भी पढ़ने का हक है, ठीक है। और आपके सारे जो है यहाँ पे सरकार बन जाती है, आप लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आपके लिए कुछ डेवलपमेंट पॉलिसीज़ नहीं लेके आ रही सरकार, और यदि लेके आ रही तो वो लागू नहीं हो रही, तो आप लोग प्रोटेस्ट करिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो यंगस्टर्स होते हैं वो उनको कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स मतलब आईएएस आईपीएस वो हो गए, ब्यूरोक्रेट्स में आ जाते हैं सिविल सर्विसेज वाले, और पुलिसमैन्स हो गए, इवन पॉलिटिशियंस हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सभी लोग जो है वो मिले हुए हैं और इन सब लोगों ने हमको क्या कर रखा है, ट्रैप में फंसा रखा है। ट्रैप मतलब एक जाल में फंसा रखा है। बस
वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हमारा शोषण करते हैं, और हमारे पास यदि हम प्रोटेस्ट करते भी है तो पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी और हमको जेल में मारेगी। इस कारण से हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे। और ये सभी लोग जो है, पॉलिटिशियंस भी हो गए, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, लॉयर्स, ये सब लोग जो है मिले हुए, इवन जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो साहूकार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वो भी मिले हुए, ठीक है, ये सब। उसके बाद में नरेटर जो होती है वो मुकेश से पूछती है कि तुमने अपना ड्रीम तो बता ही दिया है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। तुम्हारा ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनना। तो नरेटर उसको फंसाने की कोशिश करती है। फंसाना कैसे? जैसे कि आपने मुझे बोला कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैंने आपको कहा कि ये क्यों, आप ये बनो, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। यानी मैं आपको फंसा रहा हूँ, मैं आपका देख रहा हूँ डिटर्मिनेशन कि क्या वाकई में आपका वो सपना है। यदि आपका वो सपना होगा तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मेरे को तो यही बनना है। आप जो मैंने आपको बताया वो कितना भी अच्छा हो, पर मेरे को वो नहीं बनना, मैंने जो सोचा है मेरे को तो वही बनना है, ये आप मेरे को बोलेंगे। लेकिन जो ऐसे ही सपना देख रहा है बंद आंखों से, वो क्या बोलेगा, हाँ यार भैया आप तो सही कह रहे हो, तो फिर आपका वाला ही करेंगे, मेरा वाला छोड़ो, ठीक है। तो नरेटर भी इसको फंसाती है। नरेटर ये बोलती है तुम्हें मोटर मैकेनिक बनना है, तुम एरोप्लेन के ड्राइवर बनो, तुम पायलट बनो, ठीक है, पायलट बनो, ड्राइवर नहीं सॉरी पायलट, पायलट बनो तुम, ठीक है। तो मुकेश कहता है नहीं मेरे को तो यही बनना है, क्या मोटर मैकेनिक ही बनना है। तो इससे पता चलता है कि उसका जो सपना है वो वाकई में सत्य है। वो बंद आंखों से नहीं, वो खुली आंखों से सपना देख रहा है, और जो खुली आंखों से सपना देखते हैं वो सपने जरूर 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 पूरे होते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे तो वो जरूर पूरे होंगे, 100% है ये, ठीक है। भगवान का भरोसा है, फिर एकदम वो सपने जरूर पूरे होंगे। मुकेश कहता है कि हाँ, फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ प्लेन्स जाते हैं, बट मुझे पायलट नहीं बनना, मुझे तो क्या बनना है, केवल मोटर मैकेनिक बनना है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आई रेकमेंड कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लीजिए, ठीक है। ऑडियो तो आप बार बार सुन सकते हैं, लेकिन इतनी देर यदि आप, क्योंकि एक वीडियो ही 20-25 मिनट की बन जाती है, इतनी देर यदि आप देखेंगे फ़ोन में तो आपकी आई साइट पर भी इफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए आई रेकमेंड कि आप लोग एनसीईआरटी खरीद लीजिए, और जिनके पास में अभी नहीं है तो वो लोग, मैंने सारी फ़ोटोज़ अटैच कर दी है वीडियो के अंदर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। जय हिंद, वंदे मातरम।